Hello everyone. Welcome to this Java interview question series. I am Vikas, a Java trainer with around 5 years of experience. Today in this video, I will be breaking down the most important Java interview questions for you topic by topic. Whether you are a beginner preparing for your first job or an experienced developer looking to sharpen your skills, this series will help you to understand key concepts and to ace your interview with confidence. So let's get started. तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स राइट वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल। दिस इज अचीव थ्रू द फॉलोइंग की फैक्टर्स: कंपाइलेशन टू बाइट कोड, जावा वर्चुअल मशीन। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज वो होती है जिसमें क्या होता है, जो हम कोड लिखते हैं वो कोड डायरेक्टली नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कौन करेगा? हमारा कंपाइलर। और इसके एग्जाम्पल है सी और सी प्लस प्लस। तो इसमें इशू क्या आता है, जब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में हम कोड को डायरेक्टली नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही चल सकती है। जैसे कि अगर हम विंडोज पे काम कर रहे हैं और विंडोज के नेटिव मशीन कोड में हमारा कोड कन्वर्ट हो गया, तो अगर हम उसको मैक पे चलाने की कोशिश करें तो वो नहीं चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज और एग्जाम्पल है सी और सी प्लस प्लस। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, तो जब हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस फास्ट होती है। इज फास्ट बिकॉज ऑफ कंपाइलर। ये चीज हमें दिमाग में क्लियर रखनी है कि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ना, इंटरप्रेटर इज स्लो एज कंपेयर टू कंपाइलर। अब परफॉर्मेंस तो हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में फास्ट है, लेकिन पोर्टेबिलिटी नहीं मिल पाती हमें। पोर्टेबिलिटी इज अ इशू। इन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज तो अब पोर्टेबिलिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई और जावा भी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और ये चीज हमें बाइट कोड और जेवीएम के वजह से मिलती है और वो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई कोड लिखते हैं तो जावा उससे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करती है यूजिंग कंपाइलर। और ये बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है। इस इंटरमीडिएट कोड को हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ जेवीएम।
बेसिकली जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, जो ये बाइट कोड होता है ना, इस बाइट कोड को पर्टिकुलर ओएस का जेवीएम नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम विंडोज पे काम कर रहे हैं तो विंडोज का जेवीएम नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और अगर हम मैक में काम कर रहे हैं तो मैक का जेवीएम नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और इस वजह से जावा इज पोर्टेबल। सो दिस इज ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाई इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज JIT कंपाइलर? सो द JIT कंपाइलर, just in time compiler, is a component of the Java virtual machine that improves the performance of Java applications by compiling bytecode into native machine code at runtime. तो बेसिकली हमारे JVM के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्लास लोडर, एक होता है मेमोरी एरिया, और लास्ट जो पार्ट होता है उसे हमें बोलते हैं एग्जीक्यूशन इंजन। और एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर JIT कंपाइलर होता है। सो बेसिकली जब हम कोई डॉट क्लास फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग जावा कमांड, तो सबसे पहले क्लास लोडर का काम होता है मेमोरी एरिया में लाने के लिए। जब क्लास लोडर अपना काम खत्म कर लेता है तो एग्जीक्यूशन इंजन सबसे पहले इंटरप्रेटर को बोलता है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करो। तो जब इंटरप्रेटर कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, और ये प्रोसेस स्लो होता है। और sometimes there is a code which again and again is executed. मान लो हमारे कोड में कोई मेथड है न्यू, और इस मेथड को हमने 10 टाइम्स कॉल कर रखा है। तो इस सेम मेथड का एग्जीक्यूशन 10 टाइम्स होगा। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन इंजन commands JIT compiler to convert this code to native machine code. And this make the execution faster. So this is all we should know about JIT compiler. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the memory allocations available in Java?
So Java uses the following types of memory allocations. First is stack memory, next is heap area, then method area, then program counter, and the last is native method stack. So first we will start with stack memory. So basically this is the memory area and its one of the part is stack memory. अब इस स्टैक मेमोरी में क्या स्टोर होता है? तो जब भी हम कोई मेथड को कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेथड क्रिएट किया न्यू और इसके अंदर हमने कोई कोड लिख दिया, तो जब भी इस मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इस मेथड को स्टैक मेमोरी के अंदर एक स्टैक फ्रेम दी जाएगी और जब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, ये स्टैक मेमोरी से बाहर आ जाएगा. सो बेसिकली अगर मान लो 10 मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो फर्स्ट जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ वो सबसे पहली स्टैक फ्रेम लेगा, उसके बाद दूसरा मेथड, उसके बाद तीसरा मेथड, उसके बाद चौथा मेथड. और सबसे पहले स्टैक मेमोरी से आउट कौन होगा? जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, लीफो. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब स्टैक मेमोरी में एक तो एग्जीक्यूटिंग मेथड स्टोर होंगे और उन मेथड्स में डिक्लेयर्ड लोकल वेरिएबल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक मेमोरी. अब हम हीप मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जब भी हम न्यू कीवर्ड को यूज करके कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में स्पेस मिलती है. अब ऑब्जेक्ट्स क्या क्या कंटेन करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स को, सो इंस्टेंस वेरिएबल भी हीप एरिया में स्टोर्ड होते हैं. अब हीप एरिया के अंदर दो पार्ट्स बने हुए हैं. वन इज ओल्ड जनरेशन एंड वन इज न्यू जनरेशन. सो जो न्यू ऑब्जेक्ट्स है उनको न्यू जनरेशन में मेमोरी अलोकेट होती है और जो ऑब्जेक्ट्स ओल्ड हो गए हैं उनको ओल्ड जनरेशन में स्पेस मिलती है. So this is all we should know about heap memory. Now we will discuss about method area. Or we can also call class area. मेथड एरिया में जो भी क्लास से रिलेटेड डेटा है, लाइक क्लास मेटा डेटा, like static variables, like constants, ये सब मेथड एरिया में स्टोर्ड होते हैं. और एक पॉइंट और ऐड करना हीप एरिया में, हीप एरिया को मैनेज करता है जीसी यानी कि गार्बेज कलेक्टर. मतलब गार्बेज कलेक्टर का काम है अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को हीप मेमोरी से रिमूव करना.
और मेथड एरिया में क्लास अनलोडिंग के टाइम डेटा रिमूव होता है। सो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और क्लियर हो पाए कि कौन से वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं। तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एग्जाम्पल। अब इसके अंदर हमने एक स्टैटिक इंट वैल्यू 10 क्रिएट किया, एक इंट न्यू वैल्यू क्रिएट किया। तो ये वाला वेरिएबल कहां स्टोर होगा? मेथड एरिया के अंदर। और ये वाला वेरिएबल कहां स्टोर होगा? हीप एरिया के अंदर। अब अगर हम इसी क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हैं, void न्यू मेथड। अब इस मेथड के अंदर अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल कहां स्टोर होगा? स्टैक एरिया के अंदर। सो अब हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हो गए। व्हाट इज स्टैक एरिया, व्हाट इज मेथड एरिया एंड व्हाट इज हीप एरिया। अब हम बचे हुए 2 मेमोरी एरियाज डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस पीसी रजिस्टर। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर। सो बेसिकली पीसी रजिस्टर के अंदर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। और ईच थ्रेड हैज इट्स ओन पीसी रजिस्टर। Now the last is native method stack. So native method stack is used to store methods which are written in non-Java, means languages like C and C++. So basically जो भी methods हमको जावा में यूज करने हैं और वो जावा में नहीं लिखे हुए, हम JNI को यूज करके C और C++ में लिखे हुए मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। JNI stands for Java Network Interface। सो जो भी मेथड्स C और C++ में लिखे हुए रहते हैं, उन मेथड का एग्जीक्यूशन जब भी स्टार्ट होता है तो उन मेथड्स को नेटिव मेथड स्टैक में मेमोरी एलोकेट होती है। सो दिस इज ऑल वी शुड नो अबाउट मेमोरी एरियाज इन जावा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
What is the difference between path and class path in Java? So हम पहले path के बारे में डिस्कस करेंगे, then we will go to class path. So basically जो भी Java में कमांड्स होते हैं, डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि जावा, जावा सी, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम अपना ओएस डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। हमें ओएस को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये कमांड्स कहाँ पे लोकेटेड है। इसके लिए हम पाथ सेट करते हैं। तो पाथ सेट करने के लिए हमें एनवायरमेंट वेरिएबल में बिन फोल्डर की पाथ देनी पड़ती। और अगर हम पाथ सेट ना करें तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि सीएमडी विल थ्रो एरर। तो अब हम पाथ के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पर्पस टेल्स ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टू फाइंड जावा टूल्स लाइक जावा सी, जावा एक्सेट्रा। अफेक्ट्स जावा कंपाइलर, जावा रन टाइप, required, yes, needed to run Java commands. Means path is essential. It is must to set the path to run Java applications. And where are the commands located? In JDK bin directory. So this is the path we have to set. अब हम ये चीज हमारे सिस्टम पे करके देखते हैं। So first of all हम environment variables में जाएंगे। अब यहाँ पे पाथ के अंदर ये देखो, ये हमने बिन फोल्डर की पाथ सेट कर रखी है। और अगर मैं इस पाथ को यहां से हटा दूं, मैं यहां से इसको डिलीट कर दूं, मैंने पाथ को डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहां पे सीएमडी को ओपन करता हूं, और मैं यहां पे अगर जावा कमांड को यूज करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास एक एरर आ जाएगी। जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ये इशू हमारी आ जाती है अगर हम पाथ सेट ना करें। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें पाथ सेट करनी पड़ेगी। तो अब हम वापस एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाते हैं और हम पाथ के अंदर जाके बिन फोल्डर की पाथ सेट कर देंगे। अब अगर मैं वापस जावा कमांड को यूज करूं, तो सी मेरे पास अब कोई एरर नहीं आई, मुझे जावा का वर्जन यहां पे शो हो चुका है। सो दिस इज ऑल वी शुड नो अबाउट path. Now we will discuss about class path. Class path. So as the name suggests, it is the path of classes, or we can say dot class files. अब एक बार हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज tells JVM where to find dot class or dot jar files. Second, Java runtime, Java only. So basically अगर हमें डॉट जावा फाइल को ढूंढना है तो क्लास पाथ का यूज नहीं कर सकते। ओनली हम डॉट क्लास फाइल्स को
क्लास पाथ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इट इज सो रिक्वायर्ड नो unless using external classes or jar file. So by this point it is clear that class path is not essential. Now we can set class path by using this command, that is cp और class path. लेकिन इससे हम खाली एक टेम्पररी क्लास पाथ सेट कर सकते हैं इस कमांड को यूज करके। अगर हमें परमानेंट क्लास पाथ सेट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स का। तो हमें यूज करना पड़ेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स का। तो अब हम इस चीज को सिस्टम पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डॉट जावा फाइल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी क्लास बना दूंगा एग्जाम्पल नाम से, और इस क्लास के अंदर मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे और एक सिंपल सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली स्टेटमेंट हम प्रिंट करा दें इन मेन मेथड। अब इस फाइल को हम डॉट जावा फाइल नाम से सेव करेंगे, एग्जाम्पल डॉट जावा। अब हम इस फाइल को कंपाइल करने के लिए cmd ओपन करेंगे और जावा सी कमांड को यूज करके हम इस फाइल को कंपाइल कर लेंगे। अब हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हमें इस फाइल को कोई दूसरी फोल्डर या डायरेक्टरी में जाके रन कराना हो तो हमें क्लास पाथ की नीड होती है। अगर हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली रन कराने की कोशिश करें, अगर मैं डायरेक्टली जावा कमांड यूज करके एग्जाम्पल क्लास को रन करने की कोशिश करूं तो मुझे एक एरर आएगी, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास एग्जाम्पल। तो इसके लिए हमें cp कमांड का यूज करना पड़ेगा और जहां पर ये क्लास अवेलेबल है वहां की लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और हमारी क्लास रन हो चुकी है। और यहां पर हमने cp कमांड यूज कर एक टेम्पररी पाथ सेट किया है, ये परमानेंट पाथ नहीं है। अगर हमें परमानेंट पाथ सेट करना है तो हमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। अब इस फाइल का परमानेंट पाथ हम सेट करते हैं, तो हम क्लास पाथ के अंदर जाएंगे और इसके अंदर वेरिएबल नेम क्लास पाथ रख के हम अपनी पाथ सेट करते हैं। अब हमें टेम्पररी पाथ सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल क्लास को विदाउट cp कमांड के भी रन करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल वी शुड नो अबाउट क्लास पाथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द JVM startup process? So when you execute a Java program using the Java My Program command, the Java virtual machine goes through several steps to load, verify, initialize, and execute the program. So basically, let's take an example. First of all, we created a .java file. Now, using the compiler, we will compile this file and we will get a .class file which will contain the bytecode.
Now, when we will try to run this file using the Java command, then now it is the responsibility of JVM to run this file. So now we will try to understand the internals of JVM. So get the proper idea how does JVM load, verify, initialize and run this file. So first of all in JVM, it is the responsibility of class loader to load the classes. Now, in class loader, there are three processes: loading, linking, and initialization. In the first step, class is loaded. In the second step, class is verified that there is no manipulation in the bytecode. And in the third step, initialization process is carried out. Now, after the class is loaded, the next step is execution. And it is the responsibility of execution engine to execute the code using JIT compiler or interpreter. So this is the startup process which JVM go through whenever we try to run any Java file. That's it for today's Java interview questions. If you found this helpful, drop a like and subscribe for more such videos.